आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। एल्बोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्बोलाई जो है प्राइमरी साइट होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और गैसेस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट बाई सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जो ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होता है ये मेनली सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। जिस सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है जो वेस्ट होता है प्रेशर एंड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। प्रेशर और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर ये वेस्ट होता है, तभी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है गैसेस का एक्सचेंज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। कह रहा है जो सॉल्युबिलिटी होता है गैसेस का और मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो इन्वॉल्व होती है डिफ्यूजन में। जो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। सही बात है, अगर गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत कम होगी तो उस डिफ्यूजन जल्दी होगा, और अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी या थिकनेस मेम्ब्रेन मोटा होगा तो उससे जो ये डिफ्यूजन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। अब आगे है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड by an individual gases in a mixture of gas is called partial pressure। अब कह रहा पार्शियल प्रेशर किससे कहते हैं? अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, जैसे कई सारी गैसेस का मिक्सचर है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करती है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक पर्टिकुलर गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट करती है वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन। कह रहा ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे PO2 से। इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हैं। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पढ़ेंगे। एक मिनट, थोड़ा नॉइस ज़्यादा ही आ रहा है और थोड़ा कम। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस in atmospheric air and to site of diffusion are given in table and the figure 17.3। इसी फिगर का बात कर रहा है इधर, और पीछे एक फिगर है। ये जो टेबल दिया है ये बता रहा है इसका कितना पार्शियल प्रेशर किसका कहाँ होगा। The data given by table clearly indicate the concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and blood to tissue। जो कंसंट्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ऑक्सीजन के लिए, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो एल्वोलाई टू ब्लड होता है और ब्लड से टिश्यू की तरफ होता है। ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एल्वोलाई टू ब्लड होता है, ब्लड से टिश्यू की तरफ होता है। पहले हम इधर देख लेते हैं, ये टेबल को पहले हम देख लेते हैं। रिस्पिरेटरी गैसेस में यहाँ पहला ऑक्सीजन दिया है, दूसरा CO2 दिया है। अब इसका कह रहा है किसका किस में कितना कंसंट्रेशन होगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर में इसका पार्शियल प्रेशर होगा 159। ठीक, ये सब याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में 159 होता है, CO2 का 0.3 होता है। ये एक्सपायर्ड एयर, न्यू NCERT में एक और कॉलम मेंशन हो गया है एक्सपायर्ड एयर का, तो उसको भी याद कर लेंगे। जो ऑक्सीजन है वो 116 होता है और CO2 32 होता है। एल्वोलाई में 104 होता है ऑक्सीजन और CO2 जो है 40 होता है। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड होगा तो ऑक्सीजन 40 होगा और CO2 45 होगा। ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड हुआ तो इसमें ऑक्सीजन 95 होगा
और CO2 40 होगा। टिश्यू साइड पे ऑक्सीजन 40 होगा और CO2 45 होगा। ये कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और इससे ये पता चल रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये देख लो, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एल्वोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू की तरफ है। इसका फ्लो देखो। और इस CO2 का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जस्ट अपोजिट होता है, टिश्यू से ब्लड होता है और ब्लड से एल्वोलाई की साइड होता है। ये जो फिगर है इसको भी मेमोरी में रखना। यहाँ एल्वोलर एयर है तो यहाँ पार्शियल प्रेशर दिया है ऑक्सीजन का 104 और CO2 का 140, मतलब 40 दिया है केवल। फिर ये एल्वोलर है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरीज है, फिर सिस्टमैटिक आर्टरीज है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिस्टमैटिक वेन है जो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 है, CO2 का 40 है। ये सब यहाँ मेमोरी में रहेगा। अगर जैसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो फिर सही हो जाएगा, अगर मेमोरी में रहेगा तो। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। ए ग्रेडियंट प्रेजेंट ऑफ CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमने पढ़ा था जो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट होता है वो एल्वोलाई टू ब्लड और ब्लड टू टिश्यू होता है, और जो CO2 का ग्रेडियंट होता है वो टिश्यू टू ब्लड होता है और ब्लड टू एल्वोलाई होता है। ऑक्सीजन के अपोजिट में होता है तो वही लिखा है ग्रेडियंट प्रेजेंट इन CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वोलाई। अब कह रहा सॉल्युबिलिटी जो होता है CO2 का ये 20 to 25 टाइम हायर होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो सॉल्युबिलिटी होता है CO2 का वो 20 to 25 टाइम हायर होता है ऑक्सीजन से। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। जो अमाउंट होता है CO2 का जो डिफ्यूज होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, उसका पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हायर होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी ना CO2 का ऑक्सीजन से। अगर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जल्दी जल्दी डिफ्यूज़ कर लेगा, तो जाहिर सी बात है उसका हायर होगा पार्शियल प्रेशर। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। ये इम्पॉर्टेंट है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होता है 3 लेयर से मिलके बना होता है। पहला है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई। पहला है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज एंड तीसरा है बेसमेंट सब्सटेंस। पहला है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, दूसरा है एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज, तीसरा है बेसमेंट सब्सटेंस, जो कंपोज्ड होता है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सराउंडिंग बाय सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरीज। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 मेजर लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला जो होता है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम होता है एल्वोलाई का, और दूसरा एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज होता है। एक तो होगा स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, दूसरा होगा एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज। ठीक, एंड फिर होगा बेसमेंट सब्सटेंसेस। अब बेसमेंट सब्सटेंस किससे मिलके बना होगा? कंपोस्ट ऑफ थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग बाय सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरीज। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है सिंगल लेयर, ये जो है सिंगल लेयर एंडोथेलियम सेल ऑफ कैपिलरी द्वारा सराउंडेड होता है। इन बिटवीन देम एल्वोलर वॉल और कैपिलरीज के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस पाया जाता है। इन बिटवीन देम लिखा है। हाउएवर इट टोटल थिकनेस इज मच लेस 10 मिलीमीटर।
कह रहा है ये जो तीनों लेयर का हम पढ़े हैं ना, इसकी जो टोटल थिकनेस है ये 1 मिलीमीटर से कम होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है। एल्वेलर मेम्ब्रेन और ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और बेसमेंट सब्सटेंस, तीनों को मिला के इसकी टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से कम होती है। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई टू टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई। कह रहा है जितने भी फैक्टर हैं हमारी बॉडी में सब फेवरेबल है डिफ्यूजन के लिए। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वोलाई से टिश्यू की साइड होता है, उसके लिए फेवरेबल होते हैं, और CO2 का डिफ्यूजन टिश्यू से एल्वोलाई की तरफ होता है, उसके लिए फेवरेबल होते हैं। ऑक्सीजन का एल्वोलाई से टिश्यू की तरफ के लिए फेवरेबल है और CO2 का टिश्यू से एल्वोलाई की तरफ के लिए फेवरेबल है। ठीक है, इसकी लेवलिंग ध्यान रखना इस फिगर का। ये स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ वाल, एल्वेओलर वाल, ये 1 सेल थिक है, बेसमेंट सब्सटेंस है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ रेड ब्लड सेल दिखाया गया है। ये सब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। आगे इसको हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ब्लड एक मीडियम होता है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन और CO2 का। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन ब्लड। जो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट RBC के द्वारा होता है, ब्लड के थ्रू। मतलब 97% जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट RBC करवाता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू। द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन कैरीड आउट इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और 97% RBC के थ्रू हो जाएगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और 3% जो है वो डिजॉल्व स्टेट, प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट के थ्रू हो जाएगा। नियरली 20 से 25% जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC करवाता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 97% करवाता है, लेकिन CO2 का ट्रांसपोर्ट RBC 20 से 25% ही करवाता है। और 70% जो है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा इसका ट्रांसपोर्ट CO2 का, और 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है। 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है RBC करवाता है, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब CO2 के लिए दिया है कि 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट RBC करवाता है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, 7% डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में होता है प्लाज्मा के थ्रू। अब क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन दी RBC। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो RBC में पाया जाता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी ए मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ये मेनली डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर विच इंटरफियर द बाइंडिंग। कह रहा है जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से, इस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं या उसके बाइंडिंग में इंटरफेयर करते हैं। ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कह रहा है अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन
और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच, ये परसेंटेज सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको सिग्मॉइड कर्व मिलता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको एक सिग्मॉइड कर्व मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। कह रहा है ये हाईली यूजफुल है स्टडिंग पढ़ने के लिए इफेक्ट फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ETC ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है एल्वेलाई की साइड पे, जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और लो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, लेसर का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, लोअर टेम्परेचर होता है। ये फैक्टर फेवरेबल होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझते हैं कि जो बाइंडिंग होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से ये एल्वोलाई के साइड पे होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग होगा हीमोग्लोबिन से ये एल्वोलाई की साइड पे होगा। और एल्वोलाई की साइड पे क्या कंडीशन होती है, यहाँ एल्वोलाई की साइड पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और PCO2 का मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है, टेम्परेचर लोअर होता है। ये सारे फैक्टर फेवरेबल होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। वेयर एज इन द टिश्यू, और टिश्यू साइड पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो लो होगा और पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होगा, हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगा, हायर टेम्परेचर होगा। ये कंडीशन फेवरेबल होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, ये सब जो एल्वोलाई की साइड की कंडीशन थी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल थी। अब टिश्यू साइड पे जो कंडीशन है इसमें PCO2 ज़्यादा है, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और हायर टेम्परेचर है। ये सब कंडीशन फेवरेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने के लिए। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड This clearly indicates that oxygen get bound to hemoglobin in lung surface। इसे क्लियरली पता चलता है कि ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से लंग सरफेस पे और डिसोसिएट हो जाता है टिश्यू लेवल पे। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है लंग सरफेस से, एल्वोलाई से बाइंड करता है और टिश्यू पे आके डिसोसिएट हो जाता है। सही बात है, वहीं ज़रूरत ही है कि जब वहाँ टिश्यू पे डिसोसिएट होगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगी। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कह रहा है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सॉरी, इसको फिर से समझते हैं। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को। इसको हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को। CO2 इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कह रहा CO2 हीमोग्लोबिन के थ्रू कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है या डिलीवर होता है, जो 20 से 25% ही केवल बाइंड करता है। ब्लड के थ्रू तो 20 से 25% जाता है ना, तो वही कह रहा CO2 कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बाइंडिंग रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मेजर फैक्टर होता है जो अफेक्ट कर सकता है
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन द टिश्यू लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का लो होता है, वो मोर बाइंडिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अकर वेयर, तो टिश्यू साइड पे ही कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग होगा हीमोग्लोबिन के साथ। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एल्वोलाई साइड पे, तो डिसोसिएशन हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हीमोग्लोबिन का, मतलब CO2 और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा एल्वोलाई साइड पे। बाइंडिंग होगा टिश्यू साइड पे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है टिश्यू साइड पे, तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा टिश्यू साइड पे और डिसोसिएट हो जाएगा एल्वोलाई साइड पे जाके, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो कम होता है एल्वोलाई साइड पे। CO2 फॉर्म कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। CO2 जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at alveoli। CO2 बाउंड करता है हीमोग्लोबिन से टिश्यू साइड पे और एल्वोलाई के साइड पे जाके CO2 को डिलीवर कर देता है। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू। कह रहा RBC के अंदर बहुत हाई कंसनट्रेशन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम RBC में बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में पाया जाता है, बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्लाज्मा में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत थोड़े से क्वांटिटी में पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट पाया जाता है प्लाज्मा में। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन दी बोथ डायरेक्शन। ये रिएक्शन जो नीचे दिया गया है, यही रिएक्शन को ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज फैसिलिटेट करता है दोनों डायरेक्शन में। CO2 वाटर से बाइंड करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंट में, ये H2CO3 बनाता है, ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है और हाइड्रोजन आयन बना लेता है, ठीक है। फिर क्या होगा, एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। कह रहा है जो टिश्यू साइड पे जहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा होता है, कैटाबोलिज्म जब होगा तो वहाँ उसमें CO2 वगैरह रिलीज होता है ना, तो टिश्यू साइड पे इसीलिए CO2 ज़्यादा होता है। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड RBC एंड प्लाज्मा। कह रहा है CO2 डिफ्यूज करके ब्लड जैसे RBC और प्लाज्मा एंड फॉर्म RBC और प्लाज्मा में जाता है, जिससे वो बना लेता है बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन। एट एल्वोलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, जबकि एल्वोलाई साइड पे पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होता है। द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर। कह रहा है एल्वोलर साइड पे जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का लो होता है, तो वहाँ पे ये रिएक्शन जो है अपोजिट साइड में जाएगा, जहाँ CO2 और वाटर बना देगा, ठीक है। दस CO2 ट्रैप बाई बाइकार्बोनेट at the tissue level and transported to alveoli is released out by CO2। कह रहा है ये CO2 जो है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैप्ड कर लिया जाता है टिश्यू लेवल पे बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है, तो CO2 जो है ये टिश्यू लेवल पे बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है और इसे एल्वोलाई पे ले जाके एल्वोलाई साइड पे ये रिएक्शन अपोजिट चलती है, तो मतलब CO2 और वाटर बन जाएगा एल्वोलाई साइड पे, तो CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा बाहर एल्वोलाई साइड पे, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml CO2 एट एल्वोलाई। कह रहा हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो केवल 4 ml CO2 रिलीज करता है एल्वोलाई साइड पे, ठीक है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो 5 ml ऑक्सीजन रिलीज करता था टिश्यू साइड पे, ठीक है। और ये 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है केवल 4 ml CO2 रिलीज करता है एल्वोलाई साइड पे, ठीक है। एल्वोलाई साइड पे जब रिलीज करेगा फिर एल्वोलाई से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा एनवायरनमेंट में CO2 को। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आसपास नॉइस है बट कोशिश करना समझने का। रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन।
Human beings have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to site of the demand of the body tissue। कह रहा ह्यूमन बीइंग में सिग्निफिकेंट एबिलिटी पाई जाती है मेंटेन और मॉडरेट करने की रिस्पायरेटरी रिदम को मेंटेन मॉडरेट करने की ह्यूमन बीइंग में एबिलिटी पाई जाती है टू सूट ऑफ द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू, जो बॉडी और टिश्यू की जो डिमांड होती है उसके बेसिस पे। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, ये न्यूरल सिस्टम के थ्रू किया जाता है। ये स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक स्पेशलाइज सेंटर पाया जाता है ब्रेन के मेडुला रीजन में जिसे रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। ठीक है, मेडुला रीजन में, ब्रेन के मेडुला रीजन में रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। ठीक है, मेनली रेगुलेशन के लिए यही आरआरसी सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। कह रहा है एक और सेंटर पाया जाता है ब्रेन के पॉन्स रीजन में जिसे हम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके फंक्शन को मॉडरेट करता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है ये ब्रेन के पॉन्स रीजन में पाया जाता है और ये मॉडरेट करता है आरआरसी का जो फंक्शन है उसको मॉडरेट करता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। कह रहा जब न्यूरल सिग्नल इस जो ये है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, यहाँ से न्यूरल सिग्नल दिया जाता है जो ताकि वो रिड्यूस करे ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रिस्पायरेटरी रेट। न्यूरल सिग्नल दिया जाता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से आरआरसी को ताकि वो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर दे या फिर चेंज कर दे रिस्पायरेटरी रेट को। एक कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। कह रहा है एक कीमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर, जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके बगल में ही, एडजेसेंट मतलब उसके बगल में ही पाया जाता है एक हाईली सेंसिटिव CO2 एंड हाइड्रोजन आयन सेंटर पाया जाता है। कीमोसेंसिटिव एरिया एक पाया जाता है रिदमिक सेंटर के जस्ट बगल में जो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए। आई होप ये लाइन समझ में आया होगा कि जो रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है उसके एडजेसेंट में ही कीमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है जो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच in turn can signal the rhythmic center to make necessary adjustment। कह रहा जैसे ही अगर CO2 या हाइड्रोजन आयन ये सब सब्सटेंस इंक्रीज करने लगते हैं तो ये सेंटर जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और ये सिग्नल सेंड करता है रिदमिक सेंटर को कि ये जितना नेसेसरी एडजस्टमेंट कर ले। ये सब इंक्रीज होता है तो कीमोसेंसिटिव एरिया भी इंक्रीज हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जो सिग्नल सेंड करता है रिदमिक सेंटर को नेसेसरी एडजस्टमेंट के लिए। इन द रिस्पायरेटरी प्रोसेस विच कैन दीज सब्सटेंसेज इज एलिमिनेटेड, जिसको रिदमिक सेंटर क्या करता है इस सब सब्सटेंस को जल्दी मतलब एलिमिनेट करता है ताकि वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। द रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर एंड कैरोटिक आर्टरी also can recognize changes in CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signal to the rhythmic center for remedial action। कह रहा है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर एंड कैरोटिक आर्टरी। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं एरोटिक आर और कैरोटिक आर्टरी से। आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। कह रहा है जब CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन में चेंज होता है तो इसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं एरोटिक आर कैरोटिड आर्टरी में भी, जो नेसेसरी सिग्नल सेंड करते हैं रिदमिक सेंटर को
रेमेडियल एक्शन के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए ये नेसेसरी सिग्नल सेंड करते हैं। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं और एरोटिक और कैरोटिड आर्टरी से। जब CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन में चेंज होता है तो ये नेसेसरी सिग्नल सेंड करते हैं रिदमिक सेंटर को, ताकि ये रेमेडियल मतलब तुरंत ही कोई एक्शन ले। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। जो ऑक्सीजन का रोल है रेगुलेशन में रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, बहुत क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ना के बराबर है। सही बात है, यहाँ हम जितना कुछ पढ़े हैं यहाँ कहाँ ऑक्सीजन का रोल आया है, CO2 वगैरह का रोल आया है, लेकिन जो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर के रेगुलेशन में जो ऑक्सीजन का रोल है वो ना के बराबर है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम से क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं, उसके क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं वो पढ़ेंगे। अस्थमा है इसमें। अस्थमा इज ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। अस्थमा में क्या होता है, ये ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होता है, जिससे काजिंग वीजिंग एक मतलब एक साउंड आता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो, इसमें अस्थमा में ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होती है, और जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक वीजिंग साउंड आती है, खरखराहट की टाइप का। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वोलर वाल आर डैमेज ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वोलर वाल डैमेज हो जाता है और रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। एल्वोलर वाल डैमेज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर काज इज सिगरेट स्मोकिंग। एम्फाइसीमा का मेजर काज जो है सिगरेट स्मोकिंग है। ठीक है, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डिजीजेज हमेशा एक ना एक डिजीज आता है पेपर में। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ORD इसको बोलते हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द ग्राइंडिंग ऑफ और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट प्रोड्यूस। कह रहा है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जहाँ ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, जहाँ ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन को पत्थरों को तोड़ा जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है। दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप, जिससे हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है पूरी तरह से बचाव नहीं कर पाती है विद दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन पर लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। कह रहा अगर लंबे समय तक हम उस डस्ट के एक्सपोजर में रहेंगे तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा हमारे लंग में, और हमको फाइब्रोसिस हो जाएगा, हमारे लंग में फाइब्रोसिस हो जाएगा जिसका मतलब होता है पॉलीफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। हमारे लंग में फाइब्रस टिश्यू बनने लगेंगे, जिसको हम लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, जिससे हमारी सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा हमको। वर्कर इन विच इंडस्ट्री शुड बियर प्रोटेक्टिव मास्क। कह रहा है जो ऐसे इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको एक प्रोटेक्टिव मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि लॉन्ग एक्सपोजर अगर होगा डस्ट से तो हमारी जो लंग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वहाँ फाइब्रस टिश्यू डेवलप होने लगेंगे लंग में, जिससे सीरियस लंग डैमेज हो जाएगा। ये लाइन इसमें इम्पॉर्टेंट है। सिगरेट स्मोकिंग जो एम्फाइसीमा में था वो इम्पॉर्टेंट था, उसमें एल्वोलर वाल डैमेज हो रहा था, वो भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट था एम्फाइसीमा के लिए। ये जो पॉइंट हम पढ़े थे, क्रॉनिक डिसऑर्डर वाला भी इम्पॉर्टेंट था। एल्वोलर वाल डैमेज हो जाता है जिससे रिस्पिरेटरी सरफेस डिग्रेड हो जाता है, मेन कारण सिगरेट स्मोकिंग है, ये इम्पॉर्टेंट था। अस्थमा भी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें यही लाइन डायरेक्ट पूछता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। तो ये लाइन बस एकदम ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।